Good morning, students. Today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 11 of science, that is work, energy, and power. In this chapter, we will cover three topics: work, energy, and power. So, our first topic is work. Work done. Work done क्या होता है? वर्क से हम क्या समझते हैं? काम करना. लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में आके जो आपका वर्क होता है वो नॉर्मल वर्क से अलग हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सारी रात बैठ करके और अपने नेक्स्ट डे होने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहे. आप पूरी रात पढ़ रहे हो अपने बेड पर बैठ कर. आप कहते हो सुबह उठ के कि मैंने बहुत काम किया, आई एम फीलिंग सो टायर्ड बिकॉज लास्ट नाइट मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया. बट फिजिक्स के टर्म्स में आपने ज़ीरो वर्क डन किया या फिर बहुत ही नाम मात्र वर्क डन किया, बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का आपने वर्क डन किया. उसके बाद एक बहुत बड़ी सी रॉक है, उस रॉक को लेके आप लगे हुए हो लगातार उस रॉक को पुश करने पे कि वो आगे की तरफ मूव कर जाए. बट आपके इतने एफर्ट्स के बाद वो रॉक आगे मूव नहीं करती है. आप बिल्कुल अपना पूरा जितना शिद्दत से फोर्स लगा सकते थे आपने उस पर फोर्स लगाया, आपको बिल्कुल स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बट स्टिल रॉक इज़ नॉट मूविंग. आप क्या कहोगे कि मैंने तो बहुत काम किया, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स यू डिड ज़ीरो वर्क डन. आपने बिल्कुल ज़ीरो वर्क डन किया. तो फिजिक्स किस काम को काम मानता है? अभी हम पूरी रात बैठ कर के पढ़ रहे हैं, वो भी कोई काम नहीं है. हम एक रॉक को, बड़ी सी रॉक को, या हम एक दीवार को बहुत ज़ोर से पुश कर रहे हैं, दीवार नहीं पुश हो पा रही हमसे, और फिजिक्स कह रहे हैं ये भी कोई वर्क डन नहीं है. तो फिजिक्स के टर्म्स में वर्क डन होगा कब? फिजिक्स के टर्म्स में वर्क डन तब होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और आपके उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए. जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट आने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है आपके पास, मैंने इसके ऊपर यूँ फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया और मैंने इसे यहाँ से शिफ्ट करके इसे यहाँ रख दिया, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर किया ना, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो अब इसने वर्क डन किया है. लेकिन जब आप रात को बेड पे बैठ के पढ़ रहे थे, आपने अपनी सीट तो चेंज ही नहीं की, आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई बॉडी के अंदर, तो वर्क डन ज़ीरो हो गया. जब आप एक बहुत बड़ी रॉक को पुश कर रहे थे या किसी दीवार को पुश कर रहे थे, दीवार नहीं सरकी अपनी जगह से, रॉक नहीं अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो अगेन वर्क डन ज़ीरो हो गया. तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट यही है बस सबसे मेन, कि अगर डिस्प्लेसमेंट आ गई तो वर्क डन है, अदरवाइज वर्क डन नहीं है. उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला, W आपका वर्क डन, F आपका अप्लाइड फोर्स, S बॉडी के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट आई. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लॉक रखा था, इसके ऊपर आपने F अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गई और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया. तो जो वर्क डन होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा. उसके बाद इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल. अब हमें यहाँ से 1 जूल को डिफाइन करना पड़ जाए, ये जो वर्क डन है ये 1 जूल कब होगा? जब जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आ जाए 1 मीटर की, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा आपके पास 1 जूल. उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स. कंडीशंस किस चीज़ की? कंडीशंस कि वर्क कब होगा. पहले तो कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी सम वर्क, देयर मस्ट बी सम अप्लाइड फोर्स, कि कुछ ना कुछ अप्लाइड फोर्स तो भाई होना ही चाहिए, और देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी, ये दो कंडीशंस हैं कि देयर मस्ट बी सम अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स ही नहीं अप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या होगा? कुछ भी नहीं. और दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो वर्क डन फिर से ज़ीरो होगा. तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क डन, या जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारे पास वर्क डन होता है, हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है, और एक होता है हमारे पास ज़ीरो वर्क डन। इन तीनों ही वर्क डन्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने ये फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया। मैंने फोर्स भी इधर ही लगाया, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी आगे की डायरेक्शन में हुई। जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, क्या कहा मैंने, जब F और S फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की ही डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। अब आते हैं नेगेटिव वर्क डन पे। मैंने इस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया आगे की डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी आ रही है पीछे, समझ रहे हो, बॉडी को मैंने तो फोर्स लगाया इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है कि हम तो किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं आगे की डायरेक्शन में और बॉडी है जो वो हमारी आ रही है पीछे की डायरेक्शन में। सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वी अप्लाई फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट बॉडी टेंड्स टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन? यस, इट हैपन्स। याद कीजिए कि कुछ बच्चों के ना टॉयज़ आते हैं, एक ऐसे वाली गाड़ी आती है, कार आती है कि उसको पहले पीछे की तरफ खींचना पड़ता है और फिर वो आगे की तरफ जाती है। पहले उस गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं उनको ऐसे करके पीछे लाना पड़ता है और फिर जब उसको छोड़ देते हैं तो वो आगे की तरफ भाग जाती है। तो उस केस में देखो, आपने वर्क फोर्स तो कहाँ अप्लाई किया था, पीछे, और गाड़ी कहाँ भाग गई, आगे। फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर थी। इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। और आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल को कर रहे हैं, सपोज कीजिए कार को कर रहे हैं, तो आपकी कार कहाँ जा रही है, आगे की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो गाड़ी रुक जाएगी, यानी कि गाड़ी का मूवमेंट आगे था, ब्रेक्स ने क्या किया, बैकवर्ड, इसके ऑपोजिट लगा, तभी तो गाड़ी रुकी। तो उस केस में द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स इज नेगेटिव, सॉरी वर्क डन बाय ब्रेक्स इज नेगेटिव। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन कब होगा? ज़ीरो वर्क डन की 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, 3। पहली कंडीशन है या तो फोर्स से ज़ीरो अप्लाई कर दो, देखो ये फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए तो भी ज़ीरो हो जाएगा वर्क डन, भाई कुछ फोर्स ही नहीं अप्लाई किया तो वर्क डन ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाए तो उस केस में वर्क डन ज़ीरो होगा। एक तीसरी कंडीशन हो रहा है, जब F और S दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि जब फोर्स तो अप्लाई किया जाए और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फॉर एग्जांपल, एक इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि एक कुली है, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे अपने सिर के ऊपर बहुत सारे बैग्स लेके और चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो वर्क फोर्स है वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये चल कहाँ रहा है, आगे की तरफ। थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा यही कुली, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कैसे हो रही है, ऐसे। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यही तो होता है ना 90 डिग्री का एंगल। तो ये फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर थी, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इस केस में भी आपके पास जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका वर्क के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी पे।